हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम संगीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाली संगीत से संबंधित परीक्षाएं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थायी वर्ण के अलंकारों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 13? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थायी वर्ण के अलंकारों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसका सही आंसर है 7। दूसरा प्रश्न है, संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? उल्लासित गमक, आहत गमक, प्लावित गमक या वलित गमक का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आहत गमक। आहत गमक है जो संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके वापस लौट जाता है। यह जो लक्षण है ये आहत गमक का लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आहत गमक इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, जाति गायन के गीत के खंडों की समाप्ति का आधार क्या है? जाति गायन में गीत के खंडों की समाप्ति का आधार क्या था? न्यास, अपन्यास, अल्पत्व या अंश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपन्यास। जाति गायन में गीत के खंडों की समाप्ति का आधार अपन्यास था। ये देखिए, अपन्यास मतलब यहाँ गीत के खंडों के समाप्ति के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर अपन्यास होगा। अपन्यास होगा। अगर इसमें पूछा जाता कि गीत की समाप्ति के बारे में अगर इसमें पूछता तब इसका आंसर हो जाता न्यास। अर्थात जब पूरा गीत जिस स्वर पर समाप्त हो तो न्यास और कहलाता है, और जो गीत का भाग या बीच के खंड जिस स्वर पर समाप्त हो उसे अपन्यास कहते हैं। तो इसका सही आंसर अपन्यास हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संगीत से जुड़ा भैरव जी स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? वाराणसी में, उज्जैन में, इंदौर में या पंजाब में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन। संगीत से जुड़ा हुआ भैरव जी स्मृति संगीत समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में ध्रुपद मेला समारोह। वाराणसी में ध्रुपद मेला समारोह, इंदौर में अखिल भारतीय पवार स्मृति ध्रुपद संगीत समारोह और पंजाब में हरिवल्लभ संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा उज्जैन। भैरव जी स्मृति संगीत समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है ऋषभ, मोर, पंचम कोयल, धैवत घोड़ा, निषाद हाथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभ। ऋषभ जो है वो मोर से संबंधित नहीं है, बल्कि ऋषभ स्वर जो है वो गाय से संबंधित है। ठीक है। पंचम स्वर को कोमल कोयल, धैवत घोड़ा, निषाद स्वर की उत्पत्ति हाथी से हुई है, ऐसा माना गया है। ऋषभ स्वर की उत्पत्ति गाय से हुई है, ना कि मोर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन को पहचानिए। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, उसको आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। पहला कथन है,
सादत अली खां साहब का उपनाम छम्मन साहब था। दूसरा कथन है पंडित रामाश्रय झा का उपनाम मनरंग था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, या मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ जो इसके ऑप्शंस हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सादत अली खां साहब का उपनाम छम्मन साहब था, ये सही है। लेकिन जो ऑप्शन 2 है कि पंडित रामाश्रय झा का उपनाम मनरंग था, तो ये गलत है। ये इनका नाम मनरंग नहीं था, इनका नाम था रामरंग। पंडित रामाश्रय झा का उपनाम रामरंग था, ना कि मनरंग। तो इस तरह से इसका सही आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रामामात्य जी द्वारा कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है? 7 शुद्ध 5 विकृत स्वर, बी 9 शुद्ध 7 विकृत स्वर, सी 7 शुद्ध 7 विकृत स्वर, या फिर डी 9 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामामात्य जी ने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों को माना हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदुस्तानी संगीत का कोमल निषाद कर्नाटक संगीत के किस वर्ग के समान है? काकली निषाद, कैशिक निषाद, शुद्ध दैवत या चतुश्रुति दैवत? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैशिक निषाद। हिंदुस्तानी संगीत का कोमल निषाद कर्नाटक संगीत के कैशिक निषाद के समान है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध निषाद कर्नाटक संगीत के किस वर्ग के समान है, तो इसका आंसर हो जाता ए, काकली निषाद। तो ध्यान रखिएगा कि कोमल निषाद कैशिक निषाद से समान है, और शुद्ध निषाद जो है हिंदुस्तानी संगीत का, वो कर्नाटक संगीत के काकली निषाद के समान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैशिक निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सुधाकर ग्रंथ किसकी रचना है? महाराणा कुंभा, हरिपाल, मानसिंह या कल्लीनाथ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिपाल। संगीत सुधाकर ग्रंथ हरिपाल की रचना है। महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो इनकी रचना है संगीत मीमांसा। क्या है? संगीत मीमांसा जो है वो महाराणा कुंभा की रचना है। मानसिंह की है मान कौतूहल, जो रचना है वो है मानसिंह तोमर जी की। कल्लीनाथ जो है ये इन्होंने जो राग रागनी पे जो मत दिया हुआ है उसमें एक मत कल्लीनाथ का भी है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हरिपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक की वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? मदुरई, तंजौर, श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजौर। और इस वीणा का नाम क्या था, बता सकते हैं? इस वीणा का नाम था तंजावुर वीणा। इसी वीणा का नाम जो है कर्नाटक शहर के तंजौर के नाम पर पड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तंजौर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत द्वारा वीणा पर की गई द्वितीय सारना में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? 16वीं श्रुति पर, 15वीं श्रुति पर, 14वीं श्रुति पर या 13वीं श्रुति पर? भरत द्वारा वीणा पर की गई द्वितीय सारना में पंचम जो है वो 15वीं श्रुति पर स्थापित है। तो बता सकते हैं कि पंचम श्रुति का नाम क्या है? पंचम श्रुति का नाम है दयावती।
तो जो भरत की जो वीणा है उसकी जो द्वितीय सारणा हुई तो उस पर जो पंचम है, यानी कि पंचम जो है वो दयावती श्रुति पर स्थापित है, 15वीं श्रुति पर। पंचम 15वीं श्रुति पर स्थापित है और जो पंचम जो श्रुति है उसका नाम है दयावती। उसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, सितार में अति मंद स्वर का तार बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस्ताद विलायत अली खां, उस्ताद इनायत खां, पंडित रविशंकर या उस्ताद इमदाद खां को? तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित रविशंकर जी को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंडित रविशंकर जी का घराना कौन सा है और इन्होंने किस स्कूल की स्थापना की थी। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। तब तक का हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भरत द्वारा वर्णित 6 राग और 36 रागनियों में शामिल नहीं है? भैरव, मालकौंस, हिंडोल या नटनारायण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नटनारायण। नटनारायण जो है वो भरत द्वारा वर्णित 6 राग और 36 रागनियों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो नटनारायण है ये शिव और कल्लीनाथ कृत 6 राग और 36 रागनियों में शामिल है, ना कि भरत द्वारा वर्णित रागनियों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नटनारायण। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा का आरंभिक तार किस स्वर से बजता है? मध्य सप्तक सा से, तार सप्तक सा से, मंद सप्तक सा से या पंचम से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य सप्तक सा। मध्य सप्तक सा से बजता है। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा का आरंभिक तार जो है वो मध्य सप्तक सा से बजता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राग मधुवंती की जाति है औड़व संपूर्ण, षाडव संपूर्ण, संपूर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, औड़व संपूर्ण। राग मधुवंती की जाति औड़व संपूर्ण होती है। इसके आरोह में जो होते हैं वो 5 स्वर होते हैं और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। इस प्रकार इसकी जाति औड़व संपूर्ण हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ध्वनि जो बिना 2 सामग्री के घर्षण या टकराव से उत्पन्न होता है और केवल अनुभव से सुना जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनाहत नाद, आहत नाद, सांगीतिक नाद या असांगीतिक नाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाहत नाद। जो ध्वनि बिना 2 सामग्री के घर्षण या टकराव से उत्पन्न होता है और उसको केवल अनुभव से ही सुना जा सकता है तो उसे अनाहत नाद कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? रविशंकर जी, अली अकबर जी, अलाउद्दीन खां या गोपाल खां? राग गौरी मंजरी के रचयिता अली अकबर जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्गीत किससे संबंधित है? वाद्य से, लय से, स्वर से या ठाट से? निर्गीत जो है वह वाद्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वाद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुवा गीति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? संगीत मकरंद में, संगीत पारिजात में, नाट्यशास्त्र में या रत्नाकर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाट्यशास्त्र में। ध्रुवा गीति का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। भरत
मुनि। संगीत मकरंद के कौन हैं? नारद मुनि। संगीत मकरंद के रचयिता नारद मुनि। संगीत परिजात के रचनाकार पंडित अहोबल। और संगीत रत्नाकर के रचनाकार जो हैं वो हैं शारंगदेव। शारंगदेव। तो आप समझ गए कि ध्रुवा गीति का उल्लेख सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पलुष्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? पंडित पलुष्कर जी की जो पद्धति है उसकी पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? प्लस का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या शून्य से? फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। ये चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। इसका सही आंसर होगा एक, हिंदी वाला एक। ये पंडित पलुष्कर जी की जो पहली मात्रा है वह एक के चिन्ह से पहचानी जा सकती है। पहली मात्रा यानी कि सम, इसे एक की मात्रा से पहचाना जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये सही है कि पलुष्कर पद्धति में हिंदी वाले एक से जो है पहली मात्रा पहचानी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षण गीत का उद्देश्य क्या है? राग का परिचय, लोकगीत सिखाना, स्थाई की स्वरलिपि बनाना, या चौथा ऑप्शन जो है वो है ताल का प्रकार बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राग का परिचय सिखाना लक्षण गीत का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टप्पा गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? भक्ति रस की, शांत रस की, वीर रस की, या श्रृंगार रस की? टप्पा गायकी जो कि पंजाबी भाषा का गीत है, टप्पा एक पंजाबी भाषा का गीत है, उसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है? ख्याल अंग में, ठुमरी अंग में, ध्रुपद अंग में, या धमार अंग में? चतुरंग गायकी जो है वो ख्याल अंग में गाई जाती है। चतुरंग गायकी के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पद पहला अंग है, दूसरा अंग है तराने के बोल, तराना के बोल, तीसरा होता है सरगम, और चौथा होता है पटाक्षर। इन चारों से ही मिलके चतुरंग गायकी बनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ख्याल अंग। अगला प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है। उपरोक्त कथन है सत्य, असत्य, विवादित, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा असत्य। ये जो कथन है कि उपरोक्त ताल पद्धति में कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है, यह कथन असत्य है। अगर इस प्रश्न में विभाग के बारे में पूछा जाता तो ये कथन सत्य हो जाता कि कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाग की कोई अवधारणा नहीं है, तो ये कथन सत्य हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है, यह बिल्कुल असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने देवगिरी में खिलजी के दरबार में किसे भाग लेने के लिए चुनौती दी थी?
स्वामी हरिदास को, गोपाल नायक को, बैजू बावरा को या नियामत खां को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल नायक को अमीर खुसरो ने देवगिरी में खिलजी के दरबार में भाग लेने के लिए चुनौती दी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोपाल नायक। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ संगीत की परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसे आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।